नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं मध्य भारत की खबरें। शुरुआत मध्य प्रदेश की खबर से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद कहा, उन्हें बाबा की कृपा उन पर बनी हुई है, यही उनकी प्रार्थना है, सब पर बनी रहे। उन्होंने बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। यादव ने नितिन नवीन को सुयोग्य और युवा बताते हुए कहा, उन्हें संगठन और सरकार का अच्छा अनुभव है। नितिन नवीन पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी उनकी कामना है। श्री विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मां गंगा के किनारे ये पवित्र धाम, कई जन्मों के पुण्य के बाद कोई काशी आता है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, इसलिए इस स्थान के महत्व का आनंद समझता हूं। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी भाई बहनों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ी सारी जनता की ओर से नमस्कार भी करता हूं। बाबा की कृपा हम पे बनी रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व जिस प्रकार से काशी बदला है और देश का वातावरण बदला है, सांस्कृतिक अभ्युदय का समय चल रहा है, हम सब पे बाबा कृपा करें, यही उनसे मैंने मान्यता भी ली है और बाबा की कृपा हम सब पे है। यहाँ के बाद में सोनपुर, हमारे जौनपुर, हमारे मित्र गिरीश यादव जी के पिताजी का स्वर्गलोक गमन हुआ है, मैं वहां जाने वाला हूं, इसलिए यहाँ आया था। सर, काशी बदली और आपका राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व भी बदला। मेरी अपनी ओर से नितिन जी को बहुत बहुत बधाई। सुयोग्य नेतृत्व है, युवा है, कार्यकर्ता है, संगठन के साथ सरकार का अनुभव भी है। आज के इस दौर में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनना ये बहुत सौभाग्य की बात होगी और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय नड्डा जी, हमारे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जिस प्रकार से चयन हुआ, हम उनकी मंगल कामना करते हैं और इनके यशस्वी होने के साथ पार्टी को वो और आगे बढ़ाएंगे, इस कामना के साथ बधाई। उधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के ईवीएम पर दिए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विजय शर्मा ने कहा कि जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही होती है, लेकिन हारने पर से गलत ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर नहीं बल्कि अपने दायित्व समझें और जनता के बीच काम करें। विजय शर्मा ने यह भी कहा कि ऐसी मानसिकता से प्रियंका गांधी की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। मैंने कोई सिस्टम गलत है, इसको प्रूफ किया जाना चाहिए। जब आयोग रखकर बैठा इसको ईवीएम को, जब अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम, भाई कोई उसको गलत बताया ना साबित करके। ये क्या बात होती है, जब खुद जीतते हो तो ईवीएम ठीक हो जाता है, जब हार जाते हो तो ईवीएम गलत। मैंने कहा इनको लॉजिकली इस बात को समझना पड़ेगा। ईवीएम पर नहीं भाई, अपनी दायित्व पर समझें, खुद क्या नहीं कर पा रहे हैं उसको समझें। ये क्या हो रहा है इनके साथ कि खुद नहीं काम कर पाते हैं जनता के बीच और फाइनली बोलते ईवीएम गड़बड़ है। ईवीएम गड़बड़ है तो आप नहीं सुधर पाओगे, ना आपकी स्थिति सुधर पाएगी। उधर विजय शर्मा ने कांस्टेबल भर्ती 2025 में अनियमितताओं के आरोप पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी शिकायत है तो रोजाना एसपी कार्यालय में अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि यूपीएससी के पैटर्न के अनुसार उम्मीदवार केवल अपने अंक देख सकते हैं और भर्ती प्रक्रिया में 9 केंद्रों के माध्यम से परीक्षा संचालित की गई थी, जहां अंक जारी किए गए थे। जी, मैंने पहले भी इस पर स्पष्टता की है कि किसी को भी कोई ग्रीवेंस है तो एसपी कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 10:30 से 12:30 तक ग्रीवेंस सुने जा रहे हैं और उसके रिड्रेसल के लिए उसी शाम को चीजों को उनको स्पष्ट किया जा रहा है कि क्या हुआ है। फिर भी कोई कंफ्यूजन बनना था, मैंने काफी इसमें प्रतिक्रिया देखी कि इसमें मार्क्स सबके डिस्प्ले होने चाहिए। विभाग से बात करने पर पता चला कि जो यूपीएससी का पैटर्न होता है उस पैटर्न पर लोग अपने मार्क्स देख सकते हैं, सभी के मार्क्स देखने की स्थिति नहीं होती है। कोई बहुत कम पाता है, कोई किसी की स्थिति अलग होती है, जो भी होगा। लेकिन फिर भी जैसे कि युवाओं के बीच में विषय था कि नंबर सबके जारी होने चाहिए, तो विभाग में 6 रेंज हैं और 9 ऐसे केंद्र हैं जिनके माध्यमों से परीक्षा संचालित की गई थी। तो पूरे के पूरे 9 केंद्रों में उनके नंबर्स जारी किए गए। फिजिकल में कितना नंबर मिला है, रिटर्न में कितना नंबर मिला है, यदि उस व्यक्ति को कोई बोनस नंबर दिया जा रहा है तो वो कितना है और किस बाबत है, ये पूरा ही डिटेल इसमें बताया गया है।
ये जो क्यूआर कोड मैं आपको दिखा रहा हूं, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लेंगे और स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ पुलिस के वेबसाइट के उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको ये लिस्ट मिलेगा। इस लिस्ट में प्रत्येक जिले का इंडिविजुअल वहां का जो लिस्ट है वह भी मिलेगा। किसी का भी नंबर आप देखें, किसी भी जिले का देखें, इसमें कहीं कोई विषय नहीं, तो सारे ही जिलों का ये पूरा डिटेल है। इस पर आप देख सकते हैं, ये क्यूआर कोड से आप इस पेज पर पहुंचेंगे। इस पेज पर जिलेवार जो ये डिस्प्ले हुआ है, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, वो है वहां पर जो आपको रिपोर्ट मिलेगा वो इस फॉर्मेट में मिलेगा। ये एक रिपोर्ट है जिसको मैंने निकाला है। तो ये जैसे बिलासपुर जिला है, बिलासपुर में उधर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अपेक्स बैंक के चेयरमैन और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जमीन की गाइडलाइन दरों में किए गए सुधारों को जनहितैषी बताया है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से नगरीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और मध्यम वर्ग को किफायती आवास का लाभ मिलेगा। गुप्ता ने इस फैसले को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा, इससे आम जनता को राहत मिलेगी और आवास क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। और इसमें आम जनता को कितना क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि लोग में भ्रमित है कि किसान या लोग मध्यम जा रहा है। भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसने छत्तीसगढ़ महतारी की तिजोरी को लूटा। 30-40% गाइडलाइन 2018 की उसे भी कम किया और अपने काले धन को जमीन पर लगाया। वर्तमान गाइडलाइन से किसान भाइयों को मुआवजा बराबर मिलेगा। जो मुआवजे में धांधली होती थी, धांधली रुकेगी और मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार फ्लैट और मकान लेना चाहता है, नई गाइडलाइन बाजार के मूल्य के बराबर है, अब उसे पूरा लोन मिल सकेगा। और मेरा जो भाई है वो अपने जो भविष्य का सपना है कि उसके भी परिवार का एक खुद का घर हो, अब वो छत्तीसगढ़ में साकार होगा। क्या अब किसान जो लोग हैं वो छोटा प्लाट भी खरीद सकते हैं? निश्चित रूप से सभी प्रकार के आवासीय प्लाट आवास के हिसाब से खरीदे जा सकते हैं। किसानी भूमि किसानी के हिसाब से खरीदी जा सकती है। मुआवजे का भी जो रेट है वो पारदर्शिता के साथ है। किसान भाइयों को, मध्यम वर्गीय परिवार को, समाज के सभी वर्ग को इससे बहुत बड़ा लाभ है। छत्तीसगढ़ में इसकी बहुत तेजी के साथ गति आगे बढ़ेगी। उधर अंबिकापुर के सरगुजा जिले में कड़ाके की ठंड के बीच राशन वितरण में संकट बना हुआ है। लोसगा गांव में उचित मूल्य दुकान शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुल रही है, जिससे ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर ठंड में राशन लेने जाना पड़ रहा है। उप सरपंच विशुन तिर्की और उनकी बेटी दुकान संचालित कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के कारण वितरण रात को ही हो रहा है। ग्रामीणों में आक्रोश है और वो निर्धारित समय पर दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं। एसडीएम वन सिंह नेताम ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। नाम है, कौन से गांव के निवासी हैं, बता दीजिए। मेरा नाम विशुन तिर्की। आप कौन से गांव के निवासी हैं? लोसगा के। अच्छा, आप क्या काम करते हैं दादा? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। नहीं, यहाँ क्या करते हैं? यहाँ तो मान के चावल संचालन कर रहा हूँ। अच्छा, सोसाइटी का संचालन हाँ। करते हैं। दादा, जैसे ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि रात में यहाँ जैसे दिन भर सोसाइटी नहीं खोलते हैं, शाम जैसे 5-6 बजता उसके बाद सोसाइटी खोलते हैं और रात 10 बजे 11 बजे तक आप सोसाइटी का वितरण करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? कल हम लोग दिन भर बांटे हैं, परसों भी दिन भर बांटे हैं, आज 4 बजे खोले हैं। लोग रहते हैं तो मान के चल हम लोग देते हैं, जबरदस्ती परेशान करते हैं तो क्या करेंगे। अच्छा, तो दादा कब से कब, सुबह कितना टाइम से शाम कितना टाइम तक सोसाइटी का संचालन होना चाहिए और महीने में कितना दिन संचालन होना चाहिए? जब तक चावल नहीं खत्म होता है तब तक संचालन करते हैं। और रात में कभी कभी कितना टाइम बच जाता है दादा? रात में तो आने के 9 बजे तक है, उसके बाद बंद कर देते हैं। जब लोग जैसे रहते हैं तो मान के चलता है, उसके बाद आने के बाद ही कर देते हैं। सोसाइटी खोलने का समय क्या है? समय तो मान के चल, समय तो मान के अभी तक हम लोग को पते नहीं है। मान के चल का है कि ऐसे 10 बजे से खोलने का समय है, तो 10 बजे से खोलते हैं, फिर भी तो दिन भर बांटते हैं, फिर भी लोग मान के चल छोड़वे नहीं करते हैं तो क्या करेंगे। तो जब तक नहीं खत्म, लोग नहीं खत्म होते हैं तब तक दो बोलते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे आप इतना ठंड में बांट रहे हैं, कितना परेशानी होता है राशन बांटने? हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को दिक्कत नहीं, तो हमको क्या दिक्कत है? आप लोगों को कोई परेशान नहीं, लोगों को परेशानी, तो हमको क्या परेशान है भाई।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में 2 साल पूरा होने पर महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में मेट्रो परियोजना, एलिवेटेड कॉरिडोर और इंदौर मेट्रोपॉलिटन विस्तार पर अहम फैसले लिए गए। सीएम ने मेट्रो परियोजना के तहत कुछ हिस्सों को भूमिगत करने का ऐलान किया, जो 800 से 900 करोड़ की लागत से पूरी होंगी। इसके अलावा इंदौर के विकास के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें स्टार्टअप पार्क और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण भी शामिल है। इस बैठक को इंदौर के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सभी माननीय विधायक, मंत्री, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष सबके साथ इंदौर के साथ जोड़कर इंदौर मेट्रोपॉलिटन, इनके सारे विषयों को लेकर के विस्तार से एक बैठक की गई। जिस बैठक के माध्यम से जो हमारे जैसे उदाहरण के लिए मेट्रो रेल परियोजना, इसके रूट के निर्धारण के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसको सफल बनाने के लिए मूल प्रस्ताव जो था उस प्रस्ताव में उसको रिवाइज भी हुआ था, लेकिन रिवाइज के बाद में भी कष्ट थे, तो अंदर पूरी मेट्रो को भूमिगत करने का सुझाव आया। हमने सबने निर्णय किया कि जो सबको सुविधाजनक रहे, ज्यादा प्रभावी हो और इंदौर के विकास के लिए उसका प्रॉपर उपयोग हो जाए, तो इसको इस तरह से हमने सबने मिलकर के निर्णय किया है। जो 800-900 करोड़ रुपया लगेगा राज्य सरकार मिलाएगी और उस योजना के लिए निर्णय किया गया। ये बड़ा निर्णय है मेट्रो रेल परियोजना के लिए। ये अभी तक की हमारी और समय सीमा के अंदर इसको करने का प्रयास करेंगे। अब तुरंत प्रारंभ कराने के बाद एक हमारा अपना मेट्रो परियोजना के अलावा एलिवेटेड कॉरिडोर का भी एक बड़ा प्लान है, जिसके आधार पर बीआरटीएस के हटने के बाद जो ट्रैफिक का सर्वे दोबारा करा के और थोड़ा वैज्ञानिक परीक्षण करने के साथ कई सारे अलग अलग मार्ग भी है, ट्रैफिक भी है। बड़वानी शहर के झंडा चौक में सीवरेज कार्य के दौरान 5 दिन पहले टूटी पेयजल पाइपलाइन को अब तक नहीं जोड़ा गया है। इस पर प्रतिपक्ष के नेता राकेश सिंह जाधव और कांग्रेसी पार्षदों ने विरोध जताया है और हाथ में ईंट उठाकर काम बंद कराया। इसके बाद सीवरेज कंपनी के मैनेजर दीपेंद्र सिंह ने पाइपलाइन जोड़ने का आश्वासन दिया और काम शुरू करवा दिया है। इस हादसे की वजह से क्षेत्र के सैकड़ों घरों में पानी की समस्या पैदा हो गई है, जिससे लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। लोग मांग कर रहे हैं कि सीवरेज कार्य में समन्वय से पाइपलाइन टूटने से बचाई जा सकती है। क्या नाम है आपका? नानी भाई कहाँ रहते हो? काकार मोहल्ले में रहती उधर। ये लो। कौन सी दुकान लगाते हो? रहती हूँ मैं। कहाँ पर दुकान लगाते हो? ये लगाई दुकान मेरी, खोपड़ी में जरा के धुला उड़ा, मेरा माल भी खराब हो रहा है। कौन सा माल बेच रहे हो अभी? ये देखो हमारा कच्चा माल है, वो दुकान में क्या समस्या क्या आ रही है अभी? सब्जी समस्या क्या आ रही है अभी और कौन सा काम चल रहा है? समस्या काम चल रहा, काम बंद पड़ा है। हम ये पाइपलाइन फूट गई, पानी नहीं मिल रहा, सब बात की परेशानी। यहाँ पर हंगामा हो रहा है झंडा चौक में, क्या मामला है? यहाँ पे पानी की लाइन जो 3 दिन से डिस्टर्ब है, उसका सामान न मिलने की वजह से असुविधा जो हुई है, उस लाइन को भी दुरुस्त करा दिया जा रहा है और जो भी है समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करी है? जैसे 5 दिन से में ऐसा है कि जो पानी लाइन डली हुई है उनका मटेरियल नहीं समझ में पड़ पाता है नीचे की क्या स्थिति में, कौन सी लाइन है, SDP है, DI है या सीमेंटेड है। उस वजह से मटेरियल की असुविधा की वजह से इतना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहर में जैसे कहीं भी जैसे खुदाई हो रही है तो उसको प्रॉपर तरीके से बंद नहीं किया जा रहा है, जिससे कहीं दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। हाँ भी जैसे जो होने का है, जैसे कुछ जगह पे ऐसी लाइन चल रही है जहाँ पर जैसे कुछ यूटिलिटी टूटी हुई है या OFC वगैरह है गड्ढों में, उन गड्ढों को हम लोग ओपन करके रखते हैं। जैसे कि अभी अपना इस रोड का काम चल रहा है, जैसे HDD का चल रहा है, बाकी जहाँ पे काम कंप्लीट हो जाता है हम उन पॉइंटों को तुरंत बैकफिलिंग करा देते हैं। ये जैसे खुदाई इतनी बड़ी हो रही है तो ये आप लोग सही करा के देंगे? हाँ बिल्कुल, इसको रिपेयर करा के देंगे, लेकिन क्या है जैसे अभी पानी निकलने की वजह से मिट्टी गीली हो गई है तो उस जगह क्लीनिंग इतनी अच्छे से नहीं हो पाती। और बड़वानी कृषि उपज मंडी में सौंफ की आवक 8 से 10 बोरी रही, लेकिन अधिकांश सौंफ मंडी नीलामी से बाहर ही बिक गई। खिरची दुकान पर सौंफ की बिक्री शुरू हो गई है और क्वालिटी भी बेहतर है, जिससे भाव 280 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं कपास की आवक अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है और इस रविवार कुल 270 क्विंटल कपास बिकने आई, जिसका अधिकतम भाव 7400 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
आने वाले दिनों में सौंफ और धनिया की आवक बढ़ने के साथ भाव में भी तेजी आने की संभावना है। रिंकू भाई रजानी। कहाँ रहते हो रिंकू भाई? दवाना। क्या व्यवसाय करते हो? ये धनिया लहसुन दाल ये भी। सोप नई सीजन की आई है, क्या भाव है और क्या आवक है? 280 रुपए किलो अभी कम आ रही है, 2-4-5। आज मंडी में कुछ आवक हुई थी? आज कम आई है, 2-4-5 पूरी। इस बार और इस बार क्वालिटी में कोई अंतर आ रहा है अभी शुरुआत में? अब क्वालिटी थोड़ी अब सुधरती जाएगी, अच्छी आएगी। कितनी लाए हो आज बेचने के लिए? आज उतनी लाए थे 40-50 किलो। अब मंडी में सीजन अभी शुरू नहीं हुआ। हाँ, अब स्टार्ट होएगा। अब और धनिया भी कोई नया आया है अभी? नहीं, अभी नया नहीं आया। कब तक आ सकता है? जनवरी के बाद ही आएगा। और सोप की आवक भी बढ़ सकती है जनवरी में? जनवरी में आवक बढ़ेगी। भाव में बढ़ोतरी होगी? भाव में इस साल बढ़ोतरी ही रहेगी। किस तरह की वैरायटी आती है अलग अलग? अलग अलग मुट्ठी बारीक आती है, और जैसे सीजन लगेगा ठंड गिरेगी तो अच्छी से अच्छी आएगी। जैसे पिछले अभी सीजन में पानी ज़्यादा गिरा है, इससे सोप पे असर पड़ेगा? हाँ, थोड़ी पड़ सकता है सर। मौसम में ठंड भी कम है, इसका क्या असर पड़ेगा? ऐसे तो कोई उसका असर नहीं पड़ेगा, पर वो सोप जैसे ठंड गिरेगी और अच्छी आएगी तो क्वालिटी सुधरेगी। ये मध्य प्रदेश स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आज भस्म आरती का आयोजन किया गया। ये धार्मिक अनुष्ठान हर दिन विशेष समय पर किया जाता है और भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। भस्म आरती में महाकालेश्वर के दर्शन के बाद शिवलिंग पर भस्म अर्पित की जाती है, जो कि अद्भुत धार्मिक परंपरा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंडला जिले के बिछिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 30 पर एक ट्रक की चपेट में आकर 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई है। हादसा उस समय हुआ जब ट्रक रायपुर से जबलपुर जा रहा था और बाइक सवार सिजोरा से बिछिया की ओर आ रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया भेजा। मृतकों की पहचान सोनू धुर्वे और सियाराम कुशनाम के रूप में हुई है। पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है। इंदौर के कानड़िया थाना क्षेत्र में एक पान की दुकान पर हथियारबंद बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया और पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगा दी। दीपक चौरसिया की दुकान के पास स्थित शराब दुकान में काम करने वाले 2 युवकों से विवाद चल रहा था। देर रात दोनों युवक पेट्रोल भरी बोतल फेंककर एक जलती तिल्ली डाल गए, जिससे आग फैल गई और दुकान पूरी तरह से जल गई। दीपक को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। पुलिस ने शिकायत पर 2 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है। अब इसकी जांच चल रही है। थाना कनाडिया में फरियादी दीपक चौरसिया के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है। उसके द्वारा बताया गया उसकी पान की दुकान है और उसका कुछ विवाद चल रहा था पहले से ही हिमांशु करण यादव से, और वो कल अचानक दिन में दुकान पे आया और दुकान के बाहर से उसने एक लकड़ी में एक चिंदी लगाकर कपड़ा लगाकर उसमें पेट्रोल डाल के और दुकान के अंदर फेंक दिया, आगजनी करने की कोशिश की। इस पर से थाना कनाडिया में जो आरोपी है हिमांशु करण यादव के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया। आगजनी से संबंधित धाराओं में इनका पूर्व का विवाद है, पूर्व में भी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। इसको बाउंड ओवर भी कराया गया था, तो इसमें बाउंड ओवर का वायलेशन किया गया है। इसकी तलाश की जा रही है। इसके खिलाफ एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर कर दी गई है। साथ ही में इसका जो बाउंड ओवर का इसने वायलेशन किया है उसमें भी उसको जेल भेजा जाएगा।